हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको एक स्पेशल टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है कि हमारे शरीर में तीन चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी हैं? दोष, धातु और मल। ये तीन चीज़ें हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये क्या होते हैं? नहीं? तो मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं ये। अब इनका मैं अर्थ बताऊंगा, आपको नाम बताऊंगा और कार्य बताऊंगा। ये क्या कार्य करते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और ये समझ लीजिए कि इनके बिना शरीर अधूरा है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो शरीर बेकार है। तो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दोष, धातु और मल। ठीक है, ये शरीर के क्या है? मूल है, शरीर के मूल है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है। शरीर में तीन दोष होते हैं। कौन कौन से? ये वात होता है, ये होता है पित्त, लिखा भी हुआ है, और ये कफ होता है। ठीक है, तीन दोष होते हैं। अच्छा, वात दोष जो होता है ये वाला, वात दोष में किस महाभूत की प्रधानता होती है? पहले मैं महाभूत समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि महाभूत कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। टोटल 5 महाभूत होते हैं। टोटल कितने? 5 महाभूत होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आकाश महाभूत, दूसरा होता है वायु महाभूत, तीसरा हो जाएगा अग्नि महाभूत, चौथा होगा जल महाभूत, और पांचवा क्या होगा? पृथ्वी महाभूत। क्लियर? टोटली कितने महाभूत हो गए? 5 महाभूत हो गए। ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं वात की। तो वात में कौन कौन से महाभूत की प्रधानता होती है? तो वात में आपके एक ये आकाश महाभूत, इथर मतलब आकाश यानी स्काई, और एक ईयर मतलब वायु। ठीक है, इन दोनों महाभूतों की प्रधानता होती है। क्लियर? वात में इन दोनों महाभूतों की प्रधानता होती है, एक एयर की और एक स्काई यानी आकाश की। नेक्स्ट क्या है? पित्त। तो पित्त में किस महाभूत की प्रधानता होती है? पित्त में फायर यानी कि अग्नि महाभूत की। ठीक है, अग्नि महाभूत की। एयर क्या था? वायु महाभूत। ईथर क्या था? आकाश महाभूत। तो मैंने आपको वात बता दिया और पित्त भी बता दिया। ठीक है, पित्त में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्या है? कफ। तो कफ में किसकी प्रधानता होती है? कफ में अर्थ महाभूत की प्रधानता यानी कि पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, और वाटर यानी कि जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओवरऑल इसको हम ये लिख सकते हैं कि पहला क्या हुआ? वात। वात में किसकी प्रधानता होगी? जैसे मैंने बताया था आपको, वायु और आकाश की। तो वायु प्लस आकाश महाभूत दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वात बनाते हैं। ठीक है। सेकंड, पित्त। पित्त में किसकी प्रधानता होगी? केवल और केवल अग्नि महाभूत की प्रधानता होगी। थर्ड क्या आता है? कफ। कफ में किस महाभूत की प्रधानता होगी? कफ में क्या होगा? एक आपका जल महाभूत हो जाएगा प्लस पृथ्वी महाभूत हो जाएगा। क्लियर? तो वात में हो जाएगा आपका वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता, पित्त में आपकी अग्नि महाभूत की प्रधानता, और कफ में जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आपको तीन दोष यहाँ पे समझा दिए हैं। अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? दोष, धातु, मल का परिचय।
जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दोष बताऊंगा, धातु बताऊंगा और मल बताऊंगा, और इन तीनों का इम्पोर्टेंस बताऊंगा, ये शरीर में क्या कार्य करते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इनका नाम क्या है, इनका कार्य क्या है, ठीक है, ये और इनका अर्थ क्या होता है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, दोष। तो दोष का श्लोक क्या है, दुष्यंत इति दोषः। मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, आधी लाइन का भी नहीं है, इसको याद करना होगा, ठीक है। दूषयन्ति इति दोषः, अर्थात क्या होता है, जो दूषित करे, अर्थात जो दूषित करता है उसे दोष कहते हैं। क्लियर, क्या बोला है, जो दूषित करता है, ठीक है, जो शरीर को दूषित करता है उसे क्या कहते हैं, दोष कहते हैं, ठीक है। जो मैला करता है, जो दूषित करता है उसे दोष कहते हैं। आज दोष कहते हैं तो दोष की कुछ संख्या भी होती होगी शरीर में, ठीक है। तो दोष की संख्या के विषय में क्या लिखा हुआ देखते हैं। दोषों के संख्या के विषय में सभी आचार्यों का मत एक है तथा वात पित्त एवं कफ को दोष माना गया है। मोस्टली हमारे यहाँ आयुर्वेदा में क्या था कि अलग अलग आचार्य अपना अपना मत दिया करते हैं, परंतु दोष के मामले में सभी आचार्यों ने क्या बोला है कि केवल 3 ही दोष होते हैं। कौन कौन से, वात पित्त और कफ। दोषों में कोई मतभेद नहीं है, दोष सभी ने केवल सेम बताए हैं दोष हैं, ठीक है। दोष जो है सभी आचार्यों ने सेम बताया हुआ है। तो दोष कितने होते हैं, संख्या 3 दोष होते हैं। कौन कौन से, वात पित्त और कफ। नेक्स्ट क्या है श्लोक, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः विकृता अविकृता देहम गणन्ति ते वर्तयन्ति च, अष्टांग हृदय सूत्र के अनुसार, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक याद करना पड़ेगा। और मैं जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये फाइनल नोट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। दोष धातु मल आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अभी मैं दोष का आउटलाइन बता रहा हूँ, फिर दोष के आगे मैं डिटेल बताऊंगा। वात का क्या होता है, वात के अंदर कितने पार्ट होते हैं, पित्त के कितने पार्ट होते हैं और कफ के कितने पार्ट होते हैं, इनका वृद्धि क्या होता है, इनका क्षय क्या होता है, वो सब आगे के लेक्चर्स में होगा। अभी मैं एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि वात क्या होता है, पित्त क्या होता है, कफ क्या होता है, ठीक है। या ये तीनों दोष क्या होते हैं, ठीक, तीनों का नाम बताऊंगा, धातु के नाम बताऊंगा और मल के नाम बताऊंगा, ठीक है। तो श्लोक देखते हैं क्या है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदशा समासतः विकृता अविकृता देहम घनन्ति ते वर्तन्ति च। श्लोक का प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वात पित्त एवं कफ ये तीनों दोष विकृत होकर शरीर को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तथा अविकृत होने पर स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। बात को समझिएगा, वात पित्त और कफ जो होता है ये क्या करते हैं, तीनों दोष क्या करते हैं, विकृत होकर, यानी विकृति को होकर, विकृति को प्रदान होकर शरीर को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी कि रोगी बना देते हैं, ठीक है। तथा अविकृत होने पर क्या करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। सीधी सी बात है, अगर विकृत होगा तो क्या होगा, शरीर को क्या होगा, विकृत होगा तो शरीर को क्या होगा, कष्ट होगा, ठीक है। और अगर अविकृत होगा तो शरीर क्या रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। आई बात समझ में, विकृत है तो कष्ट होगा और अविकृत है तो स्वास्थ्य होगा। बस इतनी सी बात समझना था। हमारे आचार्य चरक क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। देखिए अलग अलग आचार्यों का लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। श्लोक को जरूर लिखना है। तो क्या होगा, वायु पित्तम कफश युक्त शरीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुद्दिष्टो रजस्तम एव चा। किसके अनुसार, आचार्य चरक सूत्र के अनुसार। क्या बोला है, वायु पित्तम कफश्चोत्ता शरीरो दोष संग्रह, ये सब क्या है, शरीर शारीरिक क्या है, दोषों के साथ रहने वाली चीजें हैं, ठीक है। मानसा पुनर्दुष्टो रजस तम एव चा, रजतम एव चा, ठीक है। क्या बोला है आचार्य चरक ने, वात पित्त एवं कफ 3 शारीरिक दोषों के साथ रज एवं तम 2 मानसिक दोषों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या बोला है कि शरीर में 3 दोष तो होते हैं, लेकिन उनके अलावा 3 दोष कौन कौन से होते हैं, वात पित्त कफ 3 दोष तो होते हैं, लेकिन इनके अलावा 2 दोष और होते हैं, ठीक है। मानसिक दोष कौन कौन से, रज और तम, इनको क्या बोला है, मानसिक दोषों की गणना की गई इसको।
ठीक है, इन्हें मानसिक दोष बनाया गया है। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, शारीरिक दोष कितने आ जाएंगे, वात पित्त कफ आ जाएगा, और मानसिक दोष क्या आ जाएंगे, रज और तम आ जाएंगे। ठीक है, आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान भी रहेगा। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, शारीरिक दोष क्या है, वात पित्त और कफ। ठीक है, अब मानसिक दोष यहाँ लिख देता हूँ नीचे। मानसिक दोष कौन कौन से हैं, रज और तम, 2 हो गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक दोष क्या क्या है, ये हैं, ये शारीरिक दोष, और ये क्या है, मानसिक दोष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। दोष समझ में आ गया, तो दोष ये हो गए। अब हम बात करेंगे धातु की। धातु कितनी होती हैं, धातु 7 होती हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए। धातु शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के धारणार्थक दुधाई धारण पोषणयोः अर्थ में हुई है। किस में हुई है, दुधाई धारण पोषणयोः अर्थ में हुई है। ठीक है, धातु जो होता है, इस शब्द की निष्पत्ति क्या है, संस्कृत के धारणार्थक अर्थात दुधाई धारण पोषणयोः अर्थ में हुई है। ठीक है, अर्थात शरीर का धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं धातु कहलाती हैं। ठीक है, क्या बोला है आचार्य ने, शरीर का, किसका, शरीर का क्या करती हैं, धारण एवं पोषण करने वाली रचनाएं धातु कहलाती हैं। ठीक है, अर्थात शरीर का जो धारण करती हैं और जो पोषण करती है, उन रचनाओं को हम धातु कहते हैं। क्लियर, उन रचनाओं को धातु कहते हैं। फिर क्या बोला, धातु में तुन प्रत्यय होकर धातु शब्द की निरुक्ति होती है। अब सीधी सी बात है, ये जो धातु शब्द है, ये धातु शब्द जो है, ये बना कैसे, तो कैसे बना दोस्तों, कैसे बना, धातु में कौन सा प्रत्यय लगा, तुन प्रत्यय लगा। ठीक है, जब तुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, धातु बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, धातु बनेगा। आई बात समझ, धातु कैसे बनता है, धा धातु में तुन प्रत्यय लगने पर धातु शब्द बन जाता है। ठीक है, ये धातु, ये क्या है, निरुक्ति है। आइए आगे देखते हैं। क्या है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ सप्त धातु। कितनी धातुएं, सप्त धातुएं। ये क्या लिखा हुआ है, सप्त, सप्त मतलब क्या होता है, 7। कितनी धातुएं, 7 धातुएं, याद रखिएगा, 7 टिश्यूज। ठीक है, कौन कौन सी, पहली लाइन से याद करना होता है। ठीक है, पहली क्या है, रस, दूसरी रक्त, तीसरी मांस, चौथी क्या है, मेद, पांचवी अस्थि, छठी आपकी मज्जा, और 7वीं क्या हो जाएगी, शुक्र हो जाएगी। तो कौन कौन सी होती हैं, पहली क्या है, रस, दूसरी क्या है, रक्त, तीसरी क्या है, मांस, चौथी मेद, पांचवी अस्थि, छठी मज्जा, लास्ट धातु यानी 7वीं क्या है, शुक्र है। ठीक है, तो अब रस होता क्या है, रस क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड्स, बॉडी में जो टिश्यू होते हैं वो उनका फ्लूइड्स, जो टिश्यू फ्लूइड्स होता है। ठीक है, उसे रस कहते हैं। रक्त कैसे कहेंगे, ब्लड। रस से क्या बना, रक्त। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, आहार को। हमने क्या ग्रहण किया, आहार को मैं आकार लिख रहा हूँ, कहाँ दिमाग है मेरा। पहले क्या ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, आहार यानी कि भोजन पानी ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब भोजन पानी ग्रहण हो जाएगा तब फिर हम आगे चलेंगे। पहले आहार ग्रहण हुआ तो आहार से क्या बना, रस बना, रस से क्या बना, रक्त बना यानी कि ब्लड। फिर रक्त से क्या बना, मांस बना, मांस यानी कि मसल्स। ठीक है, फिर अब ये मांस से क्या बनेगा, मेद बनेगा। मेद क्या होता है, फैट होता है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फैट होता है।
जो फैट शरीर में जमा होता है उसे क्या कहते हैं, मेद कहते हैं। फिर मेद धातु से क्या बना, अस्थि धातु। अस्थि धातु मतलब क्या होता है, बोन टिश्यू, ठीक है। अस्थि से क्या बना, मज्जा यानी कि बोन मैरो बना, ठीक है, बोन मैरो। और मज्जा से लास्ट में क्या बना, शुक्र बना, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो क्या हुआ, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। ये 7 प्रकार की धातुओं का, सॉरी, ये 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ सप्त धातु। सप्त धातु का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले आपको। पहले क्या ग्रहण करेंगे, आहार यानी कि फूड। तो इससे क्या बनेगा, बनेगा रस, मतलब कि प्लाज्मा, ठीक है, यानी कि टिश्यू। रस से क्या बना, रक्त बना, मतलब कि ब्लड। देखते चलिएगा एक ध्यान से, ठीक है, ब्लड बन गया। आगे क्या है, रक्त से क्या बना, मांस, मांस मीन्स की मसल बन गया, ठीक है। मांस से क्या बना, मेद, मेद मतलब कि फैट, फैट बना। मेद से क्या बना, अस्थि बना, यानी कि बोन बनी, ठीक है। फिर क्या है, मज्जा, किससे बना, अस्थि से मज बना, यानी कि बोन मैरो, यानी कि मैरो। अब ये मज्जा से क्या बना, लास्ट धातु क्या बनी, शुक्र बनी, यानी कि स्पर्म बना या ओवम बना, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी हुई थी कि धातुएं कितनी, 7। पहले हमने आहार को ग्रहण किया, आहार को क्या किया, ग्रहण किया, आहार को ग्रहण किया। तो इसमें से क्या बना, पहली धातु कौन सी बनी, रस बनी, ठीक है। दूसरी धातु क्या बनी, रक्त बनी, क्लियर। तीसरी धातु क्या बनी, मांस बनी। चौथी धातु क्या बनी, मेद बनी, ठीक है, मेद भी बन गई। चलिए, पांचवी धातु क्या बन गई, अस्थि बनी। छठी धातु क्या बनी, मज्जा। और लास्ट और अंतिम धातु क्या बनी, शुक्र बन गई, ठीक है। इस प्रकार धातुओं का चयन होता है, इस प्रकार धातुएं बनती हैं। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत ने धातु शब्द की निरुक्ति धारणात् धातु, अर्थात जो क्या करे, धारण करे, उसे क्या कहते हैं, धातु। धारणा, धारण, धारणा मतलब क्या होता है, धारण करना, धारण करना। जो धारण करे उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अर्थात लिखा भी है, शरीर को धारण करने वाले तत्व को धातु कहते हैं, क्लियर। शरीर को क्या करता है, जो धारण करता है, जो एक्सेप्ट करता है, जो धारण करता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो धारण करता है उसे धातु कहते हैं। धारणात् धातुआ, ये श्लोक आधी लाइन का है शायद, 2 वर्ड का। तो इसे याद करना है, क्या करना है, याद करना है। काट दूँ क्या, काट देता हूँ, नहीं लिखूँगा। बात समझ गए आप लोग, अपने से इसको याद करना, ठीक है। श्लोक क्या है, शरीरम धार्यन्ते ते धात्वा हारस्य सर्वदा, अष्टांग हृदय के अनुसार। इम्पॉर्टेंट याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट श्लोक ही मैं लिखा हूँ, आपको सारे ही याद करने होंगे, ठीक है। बाकी मैं टिक तो लगवा ही देता हूँ, ये आपकी कंप्लीट नोट्स हैं। सॉरी, देखिए क्या लिखा हुआ है, अष्टांग संग्रह ने के अनुसार धातुएं शरीर का धारण करती हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या करती हैं, धारण करती हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, अष्टांग संग्रह के अनुसार धातुएं शरीर का धारण करती हैं और सर्वदा एक धातु दूसरे धातु का आहार यानी कि पोषण करती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक धातु अगली धातु, अपनी अगली धातु को क्या करती है, पोषण करती है। तो सीधे सबसे पहले क्या हुआ, शरीर क्या करी, धातु को धारण करी, ठीक है। धारण करने के बाद क्या होता है, हमेशा सर्वदा एक धातु दूसरे धातु का आहार बनती है, यानी क्या करती है, पोषण बनती है या पोषण करती है, ठीक है। तो बोला क्या, एक धातु दूसरे धातु का पोषण करती है। अब ये बात हुई तो हम धातुओं की संख्या पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अभी, तो धातुओं की संख्या कितनी होती है, तो धातुओं की संख्या कितनी होती है, 7 धातुएं होती हैं, ठीक है। तो श्लोक क्या है, रसा संग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ सप्तदोष्या, अष्टांग हृदय के अनुसार। याद करना है इस श्लोक को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, क्लियर। इसको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्या बोला, रसा श्रृंग मांस मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुआ
सप्तदोष्या, ये क्या है? 7 दोष हैं। कौन कौन से हैं? लिखा क्या है? रस, अंडरलाइन करता हूँ मैं, आप समझिएगा, मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। रस, श्रृंग मतलब रक्त, फिर मांस, मेदो मतलब मेद, अस्थि है ही है, मज्जा, शुक्र। 7 हो गई ना? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 धातुएं हो गई। क्या होती हैं? ये सारी क्या है? धातुएं हैं। और क्या है? सप्तदोष है। ये क्या है? दोष है 7, ये दूषित कर दो। ठीक है, क्या बोला? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, ये 7 धातुएं वाग्भट ने बताई हैं। इन्हें दूष भी कहते हैं क्योंकि ये दोषों के द्वारा इन धातुओं का दूषण करती हैं। क्या करती हैं? ये दोषों के द्वारा इन धातुओं का दूषण करती हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं? रस होती है, रक्त होती है, मांस होती है, मेद होती है, अस्थि होती है, मज्जा होती है और शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। कितनी? 7 धातुएं होती हैं। किसने बताया? वाग्भट ने बताया। इन्हें दूष्य भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करती हैं? दोषों के द्वारा उन धातुओं का दूषण करती हैं। क्या करती हैं? दूषण करती हैं। नेक्स्ट श्लोक क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है? आचार सुश्रुत के अनुसार रसाद रक्तं ततो मांसं मांसान मेधा प्रजायते, मेधसो अस्थि ततो मज्जा, मज्जा शुक्रम तो जायते। अष्टांग हृदय के अनुसार तो पहले था, ये क्या? सूत्र के अनुसार है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक उसको याद करना हो गया। बोला है रसाद रक्तं ततो मांसं मांसान मेधा प्रजायते। ठीक है, मेधसो अस्थि तो मज्जा, मज्जा शुक्रम तु जायते, अर्थात धातु पोषण क्रम में सप्त धातुओं की ही गणना की है। ठीक है, जब धातु बात होगी तो धातुओं में कितनी? 7 धातुओं की गणना की गई। वृद्ध वाग्भट एवं सारंगधर ने भी रसादि सप्त धातुओं को ही वर्णित किया। ठीक है, तो क्या बोला है? धातु पोषण क्रम में सब धातुओं की गणना की है। वृद्ध वाग्भट एवं सारंगधर ने भी रसादि सप्त धातुओं को वर्णित किया है। ठीक है, अब उस 7 धातुएं कौन सी मैंने आपको पहले ही बता दी, एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। रस होती है, रक्त होती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस को इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा एंड लिम्फ टिश्यू, रक्त को ब्लड टिश्यू कहते हैं, मांस को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, मेद को एडिपोज टिश्यू कहेंगे, अस्थि को बोन टिश्यू, मज्जा को बोन मैरो टिश्यू। ठीक है, और शुक्र को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव टिश्यू कहेंगे। तो ये सारे याद करने होंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इनके इधर वाले नाम भी याद करने में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। चार्ट बनाने से नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूंगा नंबर कहाँ कहाँ से मिलेगा, आपको बताते चलूँगा, आप भी नोट करते चलिए। ठीक है, आइए, ये हो गया। अब इसी में एक लाइन आ जाएगी उपधातु की। उपधातु क्या होता है? देखिए, जो शरीर को धारण करता है, लेकिन उपधातु क्या है? ये शरीर को धारण तो करती है लेकिन पोषण नहीं करता, उसे उपधातु कहते हैं। ये जो होती है उपधातु, ये क्या करती है? शरीर को धारण करती है लेकिन पोषण नहीं करता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो दोष हो गया, धातु हो गया, मल की बात करेंगे। मल क्या होता है? दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या बोला है? दोष धातु और मल क्या है? मूल है शरीर के। क्या बोलेगा? अर्थात क्या होगा? दोष धातु एवं मल शरीर के मूल हैं। ठीक है, जो दोष होता है, जो धातु होता है और जो मल होता है, ये शरीर क्या है? मूल है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जो मेरा लोगो था, लोगो में मैंने लिखा भी हुआ था क्या? दोष धातु मल क्या है? शरीर के मूल है। मैंने हाईलाइट भी किया था। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि दोष धातु और मल जो होती है क्या है? शरीर के मूल हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निरुक्ति क्या है? मल शब्द की निरुक्ति निम्न है। क्या है? मृज्यते शोध्यते इति मलः। तात्पर्य क्या है? यह है कि जो शरीर को निर्मल एवं शोधित करे उसे मल कहते हैं। क्लियर? जो क्या करे? मृज्यते शोध्यते इति मलः, जो शरीर को क्या करे? निर्मल करे उसे, और शोधित करे, क्या कहेंगे? उसे मल कहेंगे। जो शरीर को निर्मल करे, यानी कि निर्मल होता क्या होता है? बिना मल के, बिना मल के जो बना है, और शोधित करे यानी शोधन कर दे, उसे क्या कहेंगे? मल कहेंगे। ठीक है, शोधित मतलब क्या होता है? शोधन, यानी कि साफ सफाई कर दे। तो आचार्य सारंगधर ने मल शब्द की निरुक्ति क्या बताइए? मलिनीकरणात् मलः। बहुत फेमस श्लोक, जरूर याद करेंगे। ठीक है,
मलिनीकरणात् मलः, अर्थात इस प्रकार जो मलिन करे उसे मल कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार जो क्या करे, मलिन करे, उसे क्या कहेंगे, मल कहेंगे। मलिन किसे करेगा, शरीर को मलिन करेगा ना, तो जो शरीर को मलिन करे उसे क्या कहेंगे, मल कहेंगे। क्या क्या मल करता है, शरीर को क्या करे परेशान, गलत, शरीर के लिए क्या खराब है, क्या मल है शरीर के लिए। धातु मलों की तुलनात्मक सारणी कहाँ दी है, मयन सिंह की बुक में पेज नंबर 26 में। ठीक है, ये तुलनात्मक सारणी है। उपधातु निर्माण की तुलनात्मक सारणी कहाँ पे, बुक के पेज नंबर 23 पे। किसके, रचना शरीर के। कौन सी बुक, महेंद्र सिंह। ठीक है, महेंद्र सिंह की बुक में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से धातु हैं और उनका मल क्या है। ये धातु हो गए, ये धातु के मल हो गए चरक के अनुसार। ठीक है, और ये उपधातु हो गई चरक के अनुसार, चाहे चरक के अनुसार। तो पहला क्या है, रस, दूसरा रक्त, तीसरा मांस, चौथा मेद, पांचवा अस्थि, छठवां मज्जा, सातवां शुक्र। 7 धातुएं हो गई। ये 7 धातुएं हो गई। कौन कौन सी, 1 रस, 2 रक्त, 3 मांस, चौथा मेद, पांचवा अस्थि, छठवां मज्जा, सातवां शुक्र। ठीक है, ये 7 धातुएं हो गई। अब धातु का मल आचार चरक के अनुसार क्या है। रस का मल क्या है, कफ, रस का मल कफ होता है। रक्त का मल पित्त होता है। मांस का मल खमल होता है। मेद स्वेद, मेद स्वेद राइमिंग बन रहा ना, मेद स्वेद। अस्थि केश रोम नख, केश रोम नख, ये क्या है, अस्थि का मल है। अच्छी मल त्वक स्नेह, ये क्या है, मज्जा का मल। और शुक्र का कोई मल नहीं होता आचार चरक के अनुसार। अब उपधातु देख लेते हैं आचार चरक के अनुसार। उपधातु क्या है, रस की उपधातु क्या है, स्तन और आर्तव होती है। ठीक है, याद करना, ये पूरा चार्ट रट्टा ही मारना है। मांस का क्या है, कंडरा और सिरा। रक्त का। मांस क्या है, मांस सठ त्वचा। मेद का क्या है, स्नायु। और अस्थि नहीं होता, मज्जा नहीं होता, शुक्र का उपधातु नहीं होता, उपधातु मल नहीं होता। ठीक है, ये मोस्ट, क्या कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है। ये कई जगह काम देगा, तो ये पूरा चार्ट हमको याद करना होगा, पूरा चार्ट याद करना होगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको दो धातु और मल तीनों को डिटेल में समझाया है। अगर आपको कहीं ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, उसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।